बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी टाइम से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स को क्लियर कर रहे थे। जैसे हमने कुछ नेम रिएक्शन किए, कुछ मैकेनिज्म किए, और रिसेंट टॉपिक जैसे हमारा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, उसका भी हमने मैकेनिज्म किया। तो आज से इंशाल्लाह हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपने दूसरे सिलेबस यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर कर भी चुके हैं और इसका मैंने आपको सिलेबस भी बताया है कि हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ 8 टॉपिक्स मैंने आपको बताए, यानी कि 8 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं और वो चैप्टर्स काफ़ी लेंदी करके इंशाल्लाह डिटेल के अंदर हम हर चीज़ को पढ़ेंगे। तो आपको मालूम होगा, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप जाकर देखिए कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर करेंगे। सिलेबस बताया हुआ और उसके अंदर कुछ और मेन चीज़ें भी बताई हुई हैं आपको। तो बहरहाल आज उसी सिलेबस से रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा एटॉमिक थ्योरी। तो एटम आपको पता भी लग गया होगा थंबनेल से, तो एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, एटम क्या है, उसका साइज़ किस तरह होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होती हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा और आसान सी, कोई थ्योरेटिकली बात नहीं होगी, सारी आपको ऐसी सी चीज़ें जिससे आपको खुद समझ में आ जाए और आप आमतौर पर देखते रहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये कि आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक थ्योरी को। सबसे पहले हम बात करेंगे एटम के बारे में, एटॉमिक थ्योरी के बारे में, कुछ साइंटिस्ट के बारे में। ठीक है, तो आप इसको लास्ट तक देखिए, इंशाल्लाह आपको एटम के बारे में जितने कन्फ्यूजन होंगे वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और याद रखिएगा एटम के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड यानी अगर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नॉर्मली पढ़ लेंगे कि एटम किस किस चीज़ें से कंपोज हुआ होता है। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को। और आज का लेक्चर आपको पता है एटम के बारे में। ठीक है, एटम और एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपने। अब देखिए, जब बात करते हैं एटम की तो पहले साइंटिस्ट के तौर पर बात कर लेते हैं, यानी साइंटिफिकली जिन केमिस्ट ने, जिन साइंटिस्ट ने इसके बारे में कुछ अपनी थ्योरी पेश की है वो पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम अपनी नज़रें दौड़ाएंगे। ठीक है, तो अब एटम के बारे में सबसे पहले केमिस्ट, सबसे पहले साइंटिस्ट आप कह लें, यानी एटम से रिलेटेड जिन्होंने बात की है वो है डेमोक्रिटस। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी पेश की है, किससे रिलेटेड, एटम से रिलेटेड इन्होंने अपनी थ्योरी पेश की है। इनका कहना यह है कि हर चीज़ कोई भी चीज़ हो, सारे के सारे मैटर, कोई भी चीज़ हो, आप किसी भी चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पर अपने सहन में रखें, हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है ना, ऑल मैटर्स, अगर मैं कुछ कहूँ इस तरह, तो ऑल मैटर्स एक्सट्रीमली कंपोज का मतलब भी आप जानते हैं, कंपोज ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है ना, और कुछ ये कहते हैं कि इनका, ये जो डेमोक्रिटस है, इनका कहना है कि टाइनी पार्टिकल्स नहीं कहना हमने कहना टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स। ठीक है, टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स। अच्छा जी, सही है, हम मान लेते हैं इसको, टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा जी, इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं ना, जितनी भी चीज़ आप देखते हैं, कोई सा भी मैटर हो, चाहे आप ये मार्कर ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, तो इनका कहना ये है कि कोई भी मैटर हो वो मिलकर बनता है छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल, यानी ऐसे इंतहाई छोटे और ऐसे छोटे कि जो नज़र भी ना आते हों, उन पार्टिकल से मिलकर हर मैटर बनता है। ठीक है, तो ये बात इनकी थी, इनकी नज़रों में ये बात थी और आप भी यही जानते हैं। इसके ऊपर हम अपनी भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने समझ लिया कि भाई छोटे छोटे इंतहाई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर हर चीज़ बनती है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने की थी, कि इन्होंने डेमोक्रिटस ने की थी। ये एक फिलोसोफर हैं, इन्होंने अपनी बात की और ग्रीक फिलोसोफर हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा कि ग्रीक फिलोसोफर हैं और सबसे पहले इन्होंने बात की है। तो ज़रा जनरल नॉलेज के तौर पर भी आपको याद रहना चाहिए कि ये क्या है। अच्छा जी, अब जो आपने थंबनेल पे देखा, जिनका नाम देखा, हम उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनकी थ्योरी काफ़ी देर तक चली है, लेकिन फिर भी वो भी ख़त्म हो गई। अच्छा, ये तो बात आ गई, आपने इस बात को मान लिया। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं डेल्टन के बारे में कि डेल्टन ने क्या बात की है। ठीक है ना, साइंटिफिकली सब इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम अपनी बात करेंगे। तो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से है और ये वाली जो है डेमोक्रिटस एटॉमिक थ्योरी के नाम से। एटम के बारे में डेमोक्रिटस ने अपना नज़रिया पेश किया और एटम के बारे में डेल्टन ने अपना नज़रिया पेश किया। तो जो डेमोक्रिटस ने पेश किया उसके बारे में हम कहते हैं डेमोक्रिटस एटॉमिक थ्योरी। ठीक है ना, एटम के बारे में एक नज़रिया पेश किया, किसने, डेमोक्रिटस ने। इस तरीके से डेल्टन ने जो पेश किया उसको हम कहते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी। अब इनका कहना क्या है भाई, ये कहते हैं, आपको बात वही है कि हर चीज़ छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनती है। क्या मतलब है कि इंतहाई छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनती जो नज़र ही नहीं आते। जैसे मैं वही दोबारा इस मार्कर की बात करूं, तो ये मार्कर इतने छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है जो नज़र ही नहीं आते। इतने छोटे छोटे पार्टिकल से, इतने छोटे छोटे जर्रे हैं जो बिल्कुल नज़र ही नहीं आते। ठीक है ना, इंतहाई छोटे, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे। ठीक है ना, तो बहरहाल इनका भी कहना यही है। डेल्टन जो है एक इंग्लिश केमिस्ट हैं, 1803 के अंदर इन्होंने एक थ्योरी पेश की
वही वाली बात है, समझ लें कि इसी की मज़ीद तशरीह कर दी। इन्होंने कहा कि भाई देखिए कि आप कोई भी चीज़ को कहते हैं, कोई भी मैटर हो वो मिलकर बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, बहुत ज़्यादा ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। उन छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स को, छोटे छोटे जो इंडिविजिबल पार्टिकल जिन्होंने बात की थी, इन्होंने भी कहा कि वो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, उनको हम कहते हैं एटम। क्या कहते हैं हम? इंडिविजिबल पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। ठीक है, अब सही है, ये भी बात मान ली जाएगी। लेकिन फिर इसके बाद मज़ीद तशरीह क्या है कि ये जो पार्टिकल्स इंडिविजिबल हैं इसे हम कहते हैं एटम। अब एटम जो कि एक ग्रीक वर्ड है, एटम क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। अब एटम के मीनिंग क्या होते हैं? ठीक है ना, एक ग्रीक वर्ड है, इसके मीनिंग ये बताए जाते हैं कैन नॉट बी कट, कैन नॉट बी कट, जो टूट ना सके। सही सी बात है ना, आसान सी बात है। जो पार्टिकल खुद इतना छोटा हो, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनेगा, तो फिर वो क्या टूट सकेगा? और जो नहीं टूट सकते वो नज़र भी नहीं आते आमतौर पर। तो बहरहाल ये कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र भी ना आते हों, फिर इसके बाद उनको कहा जाता है एटम। और एटम के मतलब ही क्या है कि वो टूट भी ना सकता हो। जो पार्टिकल नज़र ही नहीं आएगा तो आपको कैसे टूट कैसे सकता है? तो बहरहाल ये कि ये डाल्टन की एक थ्योरी थी, डाल्टन की थ्योरी। लेकिन याद रखिएगा कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी जो डाल्टन के नाम से जो एटम के बारे में एक नज़रिया है, वो काफ़ी देर तक ना चल सका। लेकिन अब हम इसके बारे में अब खुद बात करें। देखिए, ये तो एक अलग अलग दोनों साइंटिस्ट, दोनों अलग अलग क्या है, केमिस्ट हैं। लेकिन अगर आप खुद सोचें, अपने दिमाग से खुद सोचें, आप क्या कहेंगे? अगर मैं एक बात करूं, एक वाटरमेलन की बात करूं, किसी भी चीज़ की बात करूं, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सेब की बात करूं, ठीक है ना, एप्पल की बात करता हूँ। अब आपको पता है कि जो एप्पल है, अगर आप उसके क्या करें, पीस करें, छोटे छोटे से पीस कर दें, तो अगर आप देखेंगे एक छोटे से पीस का पार्ट, जो एक छोटा सा इसका अगर आप एक टुकड़ा ले लें, उसका टेस्ट चेक करें, और फिर इसके बाद एक बड़े से उसका टेस्ट चेक करें, तो कोई फ़र्क होगा? कोई फ़र्क नहीं होगा। इस तरीके से हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? कतरा कतरा क्या बन जाता है? समंदर बन जाता है। क्या बनता है? कतरा कतरा समंदर बन जाता है। तो क्या मतलब है इसका कि एक छोटे पार्टिकल से मिलकर ही क्या बन रहा है? इतना बड़ा समंदर बन रहा है। तो ये तो हम भी यही कहते हैं ना। तो ये तो बस एक बड़े केमिस्ट हैं, तो इनके नाम पर इन्होंने सबसे पहले बात कर दी, एटम का नाम दिया। हमें एटम का नाम नहीं पता था, बाकी सारा नाम तो इन्होंने दिया, लेकिन काम तो वही है जो हमारे जहन में आ रही बात। ठीक है, तो बाहर लिए कि कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। यही बात है कि हर चीज़ छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बनती है, हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। अच्छा ठीक है, अब इसको हम केमिस्ट्री में किस तरह अप्लाई करें? और याद रखिएगा, जो एटम जो होता है, कोई भी किसी भी चीज़ का एटम, उसका साइज़ कितना होता है? इतना छोटा होता है तो उसका साइज़ होता कितना है? तो याद रखिएगा, उसका साइज़ ये बताया जाता है 100 पिकोमीटर्स, 100 पिकोमीटर्स। ठीक है, अब 100 पिकोमीटर्स किसके बराबर होते हैं? 100 पिकोमीटर्स हम कहते हैं एक्सपोनेंट -12। ठीक है, तो इस तरह मैं इसको लिख दूंगा 100 एक्सपोनेंट -12, या फिर आप यूँ कह दें 1 पिकोमीटर इसका साइज़ है, मतलब बहुत ही छोटा साइज़ है जो आपको नज़र ही नहीं आएगा। अच्छा बहरहाल, ये जो डाल्टन ने जो एक थ्योरी पेश की थी, ये थ्योरी भी ज़्यादा देर तक ना रह सकी। ये एटम के बारे में मज़ीद 5 केमिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी पेश की, और सबका कहना एक ही था। ठीक है, बात यही है सारी की सारी जो आपने वहाँ पर पढ़ी, फिर इसके बाद आपने डाल्टन के दौर मज़ीद इसकी वजाहत पढ़ी। आप जो 5 केमिस्ट हैं उनके आप नाम याद रखें, अगर आप चाहें तो। नाम मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले आपके पास आते हैं रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड, और फिर आपके पास हैं चैडविक हैं। सब ने अपने अपने वक्त के अंदर ये बात पेश की, और सबकी तकरीबन बात एक सेम टू सेम है। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद आती है आपके पास जे थॉमसन है। ठीक है, मोस्ले हैं। अच्छा, और साथ ही आपके पास नील बोर। इन सब की अलग अलग थ्योरी भी हैं, हम इनके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहरहाल एटम के बारे में जो सब ने कहा एक ही कहा है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो डाल्टन की जो थ्योरी थी वो भी ज़्यादा देर तक ना रह सकी। ठीक है ना, डिड नॉट होल्ड अलोंग। ठीक है, अब बात आती है कि इन्होंने क्या कहा, इन सब ने एक ही बात की, और वो बात क्या थी कि एटम क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। ठीक है, आपको नज़र नहीं आ सकता, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उसका अपने आप में कोई ना कोई शेप तो होगा, आपको नज़र नहीं आ रहा ना, लेकिन वो इटसेल्फ कोई ना कोई तो उसका स्ट्रक्चर होगा। तो इन्होंने कहा कि एटम वाकई ही इंडिविजुअल पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बनते, यानी जो इंडिविजुअल पार्टिकल है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, वो एटम होते हैं बेशक, लेकिन उनका इटसेल्फ कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर कहलाता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे मैं कॉम्प्लेक्स क्या मतलब होता है? जैसे पेचीदा बिल्कुल स्ट्रक्चर। जैसे आप कुछ ये देख लें यहाँ पर आप, ठीक है ना, ये आप देख लें, ये बिल्कुल टेढ़े मेढ़े, जिनका कोई शेप ही नहीं है, या यहाँ ऐसे ऐसे, तो ये क्या है? ये एटम का अपना एक स्ट्रक्चर है, जो कि बेशक आपको नज़र नहीं आ सकता, लेकिन उसका अपने आप में एक खुद ही में एक स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कोई खास शेप नहीं होता। ठीक है, तो ये कहलाता है एटम का इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अच्छा जी, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा आपको कि इन सब ने ये कहा कि एटम जो होता है वो कुछ चीज़ों से मिलकर बनता है। एटम भी कुछ चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है।
आपने तो इतना पढ़ लिया ना इनके कहने के मुताबिक, मजीद इसकी अब तशरीह पढ़ें आप। आपने डेटन ने भी क्या पढ़ा कि एटम से मिलकर चीज़ें बनती हैं, ठीक है, ये तो बात सही है। इन्होंने भी ये बात तो मान ली कि एटम से मिलकर चीज़ें बनती हैं, लेकिन फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि एटम भी कुछ चीज़ों से मिलकर बनता है, और वो चीज़ें क्या हैं आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैं इनको मिटाकर फिर इसके बाद आप यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। अच्छा, साथ यहाँ पर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि इसी को लेकर आगे बात की जाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अच्छा फिर इसके बाद क्या आपके पास न्यूट्रॉन है, और साथ ही आपके पास न्यूट्रिनो है, ठीक है, पॉजिट्रॉन है, मीज़ोन है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इनका नाम काफ़ी ज़्यादा आता है। लेकिन इसमें आपको पता है कि जो लार्ज क्वांटिटी होती है वो किस किस की होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हम बात भी इसी पर करते हैं, सारी बहस भी हम इसी पर करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा जी, तो बहरहाल ये टॉपिक है हमारा। तो इन्होंने क्या कर दिया कि एटम भी कुछ चीज़ों से मिलकर बनता है, और वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, क्वांटिटी इनकी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम बहस भी इसी से करते हैं, ठीक है ना। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो कुछ करके भी दिखाएगा ना। तो बहरहाल ये आपको कुछ करके दिखाते हैं, तो हम बात भी इसी पर करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सारी चीज़ें, एटॉमिक साइज, ये सारा इसी पर सारा डिपेंड करता है ना। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने अगर आप दो आइटम लेते हैं, ठीक है ना, एक ही एलिमेंट के आपने दो आइटम ले लिए, जैसे कि हाइड्रोजन के आपने एक एलिमेंट है, इसके आपने दो आइटम्स ले लिए, ठीक है ना, H और H दो ले लिए आपने। याद रखिएगा उनके मास में, उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी में कोई फ़र्क नहीं होगा। इसके एग्जांपल मैंने अभी दी थी आपको यहाँ पर। जैसे अगर आपने एक एप्पल ले लिया, अगर एप्पल को आप देखते हैं तो एप्पल का आपने क्या कर दिए, 2 पीस कर दिए, 3 पीस कर दिए, जितने भी पीस कर दें आप क्या देखते हैं कि सबका एक ही टेस्ट है, सबकी प्रॉपर्टीज़ एक ही होंगी, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सबकी सब क्या होंगी, एक ही होंगी, है कि नहीं। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी अगर आप एक एलिमेंट के 2 एटम लेते हैं तो उन दोनों का मास, सब चीज़ें एक ही होंगी, ठीक है ना। यानी अगर आप समंदर का अगर कुछ पानी ले लें तो अब पानी को क्या करते हैं आप कुछ पीसेस में अगर आप क्या कर दे, कट कर दे, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हर पानी यानी हर वाटर क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप सेम देखेंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अलग अलग चीज़ से मिलकर एक सेम चीज़ नहीं बन सकती। आसान सी बात है ना। तो बहरहाल एक ही एलिमेंट के जब आप 2 एटम ले लेंगे तो उनका क्या होगा, उनका मास वगैरह सब चीज़ें सेम ही होंगी, हमेशा सेम ही होंगी। तो बहरहाल ये टॉपिक था आज का हमारा। आपको अगर समझ में आया तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।